महाराष्ट्र में इस समय सत्ता का खेल चल रहा है। एक तरफ जहां उद्धव सरकार के हाथ से सत्ता की बागडोर छूटती जा रही है, तो वहीं शिंदे खेमा खुद को मजबूत करने में जुटा है। अभी थोड़ी देर पहले शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ने एक बयान जारी किया और विधायकों से कहा कि वो बातचीत करें, क्योंकि चर्चा से ही समस्या का हल निकल सकता है। मुंबई में मातोश्री में सीएम उद्धव की तरफ से बुलाई गई बैठक में आज सिर्फ 12 विधायक ही पहुंचे, यानी कि संजय राउत जो दावा कर रहे थे कि शिवसेना के साथ 21 विधायक हैं, उनमें से सिर्फ 12 ही ठाकरे की मीटिंग में पहुंचे। तो अब यही सवाल है कि क्या उद्धव सरकार ऐसे संकट में फंस चुकी है जहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन है? इन सवालों के बीच आज एनसीपी और कांग्रेस दोनों दलों की ओर से एक बयान आया। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि उनकी पार्टी अंत तक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और सरकार को बचाने की पूरी कोशिश जारी है। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वो गठबंधन के साथ हैं। हमने हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय पवार साहब और हमारी पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे साहब के साथ है। हमारा प्रयास अंत तक ये सरकार बचाने की रहेगी और इस सरकार ने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। ऐसे ही आने वाले 2-2.5 साल में काम करना चाहिए और इसीलिए हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना के नेता उद्धव जी ठाकरे जब मुख्यमंत्री है उनके साथ कायम रहेंगे। बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए हम उनके साथ हैं। हमें बहुत सत्ता का लालच है, ऐसा कोई भूमिका नहीं। ये जो मामले है कि आपस की लड़ाई, ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये ईडी के डर की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोकतंत्र में इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग जो बीजेपी कर रही है ये बहुत घातक है। आज उनका है, कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। उद्धव सरकार से बगावत कर चुके एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें 49 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। उन्होंने गुवाहाटी में शिवसेना के 42 विधायकों के साथ अपना एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में ये सभी विधायक बाला साहेब ठाकरे के समर्थन में नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। शिंदे ने इससे पहले आज एक खुली चिट्ठी भी जारी की जो उद्धव ठाकरे के नाम है। शिंदे ने इसमें ठाकरे पर कई आरोप लगाए हैं। पत्र में उद्धव ठाकरे से सवालिया अंदाज में कहा गया है कि आदित्य ठाकरे को उन्होंने अयोध्या क्यों भेजा। बागी विधायक ने आगे कहा कि वर्षा बंगले पर सिर्फ कांग्रेस एनसीपी का ही प्रवेश हो पाता था, उनकी परेशानियों को कभी क्यों नहीं सुना गया, उन्हें उद्धव के दफ्तर जाने का सौभाग्य नहीं मिला। हिंदुत्व राम मंदिर शिवसेना का मुद्दा था, हम उद्धव के सामने अपनी बातें नहीं रख पाते थे। वहीं महाराष्ट्र में हो रही उठापटक पर बीजेपी की पैनी नजर है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस और उनके सभी केंद्रीय नेता इस पर नजर रखे हुए देवेंद्र फडणवीस राज्य के हित में निर्णय लेने में सक्षम हैं। इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस और हमारे केंद्र के सभी नेता उसके ऊपर लक्ष्य देके हैं वहाँ पे, और डेफिनेटली ही इज कैपेबल टू टेक द डिसीजन। सो अच्छा डिसीजन जो महाराष्ट्र स्टेट के लिए होगा वो डिसीजन वहाँ के हमारे लीडर देवेंद्र जी डेफिनेटली ले लेंगे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से योगेश शीतल जुड़ रहे। योगेश, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चल रहा है उसके बीच जो ये बैठकों का दौर चल रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए संतोष, अभी थोड़ी देर पहले जो एनसीपी की बैठक जो कि वाईबी चौहान सेंटर में चल रही थी वो भी खत्म हुई है। नाना पटोले ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो सरकार को बाहर से समर्थन देंगे। बहुत ही बारीक बात उन्होंने कही है। बाहर से समर्थन, कांग्रेस का बाहर से समर्थन जो है उसके राजनीतिक इतिहास में कई जो है संदर्भ दिए गए हैं। जब कांग्रेस बाहर से सरकार को समर्थन देती है तो सरकार का क्या होता है। फिलहाल यही माना जा रहा है कि कांग्रेस इस तैयारी में है कि सरकार से बाहर आए, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों पार्टियों को लग चुका है कि सरकार वेंटिलेटर पे है, कभी भी सरकार दम तोड़ सकती है, क्योंकि जो जरूरी संख्या बल है उसका दूर दूर तक कोई आसार नहीं आ रहा। एकनाथ शिंदे के पास पर्याप्त संख्या बल है और जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको भी डॉज करने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं। तो कांग्रेस और एनसीपी दोनों यही चाहेगी कि अगर निकलना पड़े तो इस जो होता है ससम्मान निकल जाए।
फिलहाल अगर जो है बैठकों की बात आपने की तो एनसीपी की बैठक खत्म हो गई। कांग्रेस की बैठक इस वक्त जो है वो चल रही है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान, इसके अलावा नाना पटोले जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एचएस पाटिल जो कि यहाँ के भी प्रभारी हैं, सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा कांग्रेस के और जो शीर्ष नेता हैं, मसलन अशोक चौहान की आप बात कर लीजिए या जो भी यहाँ के कांग्रेस के नेता नितिन रावत, वो सब अभी वहां पे बैठक में है। कांग्रेस की बैठक जब खत्म होती है तो पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है। इन सब के अलावा बीजेपी के बारे में जैसा कि आपने प्रमोद सावंत की बाइट चलाई, इसके अलावा बीजेपी ने जो है उसने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो यही कह रही है कि शिवसेना का अंदरूनी मामला है। अभी हम देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर यहाँ पे हैं, जो सागर बंगला है उसके बाहर हम लोग हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है प्रवीण दरेकर जो कि विधान परिषद में विपक्ष के नेता है वो यहाँ से गए हैं। इसके अलावा नीतीश राणे, आशीष शेलार जो भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनका यहाँ पे आना जाना जो है लगा हुआ रहा है। लेकिन जो कंटेम्प्रेरी जो चीजें अभी चल रही है, जो चीजें रनिंग में है, जो राजनीतिक अस्थिरता की अगर बात की तो इस पर जो है नेताओं ने, अभी जो बीजेपी के नेता हैं प्रदेश के, उन्होंने इस पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं किए। तो मुझे लगता है कि जब कांग्रेस की बैठक खत्म हो जाएगी तो चीजें जो है थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, जो 42 विधायकों का, बागी विधायकों का जो वीडियो जारी किया गया है उसमें साफ देखा जा रहा है कि बाला साहब के समर्थन में विधायक नारे लगा रहे हैं। ये इसको क्या समझा जाए कि शिवसेना से बगावत एक तरफ वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाला साहब ठाकरे के नारे भी लगा रहे हैं, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखिए, इसको समझने के लिए आपको संजय राउत की शैली को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब महाविकास अघाड़ी सरकार बन रही थी, काफी बैठकों का दौर चला था, कई रणनीतियां जो है वो तैयार हुई थी। और जब संजय राउत ने, जब सरकार बहुत मुश्किल में थी कि तीनों पार्टियां कैसे एक अम्ब्रेला के अंदर आएंगी, तो संजय राउत ने कई बार ट्विटर पे फोटोज डाला था और वो उसी को मीडियम बनाते थे कि देखिए हमारे पास इतने नंबर से, हमारे पास इतने नंबर से, और वो फोटो करके काफी एग्रेसिवली शेरो शायरी के अंदाज में कई बार उन्होंने कटाक्ष किया था। तो बेसिकली ये संजय रावत की शैली है। और अगर आप आज के एकनाथ शिंदे के अगर आप पत्र को अगर गौर से देखेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि जो उद्धव ठाकरे के आसपास के लोग थे वो उनको रोकते थे, वहां पे जाने के लिए विधायकों को रोका जाता था। बेसिकली इशारा संजय रावत की ही तरफ किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो संजय रावत कहीं ना कहीं जो है वो निशाने पर है इस पूरे खेमे के, क्योंकि जो बयानबाजियां उन्होंने की या फिर जिस तरीके से वो हर चीज में आगे आते थे, उनको कंट्राडिक्ट करना मुश्किल हो जाता था। कई बार उनकी शैली बहुत ऐसी थी जिसपे पूरे सरकार को जो है जवाब देना मुश्किल हो जाता था। कई बार वो ऐसी बात कर देते थे। अभी भी आप फिलहाल देखेंगे तो संजय राउत के, अगर आप कल से आज तक के बयान को देख लेंगे तो आपको उसी में कई सारे कंट्राडिक्शंस दिख जाएंगे। मसलन शुरू में उन्होंने कहा था कि वो जो है वो उन्होंने गुवाहाटी में अपने विधायकों को भेजा है, बाद में उन्होंने बोला कि वो चाहते हैं कि वो सामने आए, विधायक जो है वो सामने और फिर सामने आके बात करें। फिर उन्होंने एक बार धमकाने वाली शैली में कही। थोड़ी देर पहले आपको उनका इमोशनल वीडियो दिख जाएगा जिसमें वो ऑलमोस्ट रोने की स्थिति में, काफी भाव विभोर स्थिति में वो दिख रहे हैं। तो अगर आप संजय राउत को देखेंगे तो शिवसेना को काफी ज्यादा नुकसान उनके अपनों ने ही पहुंचाया है। और यही वजह है कि जो पूरा ऑर्बिट था, कई सारे ऑर्बिट में अगर आप पार्टी को देखेंगे, जो प्रथम श्रेणी के नेता थे, जो द्वितीय श्रेणी के नेता थे, जो तृतीय श्रेणी के नेता थे, उनमें से अगर आप देखेंगे तो एकनाथ शिंदे का बहुत वो फ्रंट रनर थे। अगर आप शिवसेना को देखेंगे तो वो पूरे के पूरे जो है कुनबे को लेकर ही बाहर निकल गए। तो शिवसेना ऑलमोस्ट एक तरीके से देखें तो बतौर पार्टी शिवसेना पर अब ये संकट आ गया है कि वो पार्टी का जो सिंबल है वो उद्धव ठाकरे के पास रहेगा या एकनाथ शिंदे के पास रहेगा। योगेश, क्या ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा संजय राउत के कार्यशैली का विरोध रहा है विधायकों में? और यही चिट्ठी में वो दर्द भी नजर आया है कि विधायकों को मिलने नहीं दिया जाता था, मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते थे, उनके कार्यालय तक नहीं जा पाते थे। वही मैं आपको बोला, जो पत्र है वो बेसिकली इसी ओर इशारा करता है। और कई बार आप देखेंगे कि संजय राउत जो है वो शरद पवार के साथ काफी जो है वो फ्रेंडली मोड में रहते थे, लेकिन उसी संजय राउत को लेकर जो शिवसेना के विधायक हैं वो ज्यादा खपाए। ये वो विधायक हैं, ये वो नेता हैं जो बाला साहब ठाकरे के साथ काम करते थे। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का मलाल रहा, कहीं ना कहीं इस बात की टीस रही कि वो जिस शिवसेना को खड़ा किए, जिन्होंने शुरू से खड़ा किया, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जा रहा है, उनको वर्षा बंगलों का एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, उनको अयोध्या जाने से रोका जा रहा है, उनको वाद विवाद पे टोका जा रहा है, उनको फंड नहीं दिया जा रहा है, उनको उनके निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे नहीं सामने रखने दिया जा रहा है। तो ये सब जो चीजें थी वो हो गई है, पीर पर्वत सी वाली बात है। तो वो जब इस पीक पे पहुंच गई कि अब लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई उसमें भी विधायकों पर शक जाहिर किया,
अपने विधायकों पर शक जो है वो जाहिर किया गया था उद्धव ठाकरे के जरिए। तो ये कहीं ना कहीं किसी पे अगर आप अविश्वास करेंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, खास करके वो जो आपके प्रति शुरू से लॉयल रहा हो, जो पार्टी के प्रति लॉयल रहा हो। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है स्थिति का निर्माण हुआ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सरकार तो वेंटिलेटर पे है ही, लेकिन शिवसेना बतौर पार्टी भी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अस्तित्व किस तरीके से टिक पाएगा, वो इससे बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार बननी जानी है लेकिन पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने बीएमसी का चुनाव है, पीएमसी का चुनाव, कई सारे चुनाव जो हैं वो सामने में, और सरकार के कई सारी शिवसेना के सांसद जो है वो है पार्लियामेंट में। तो कई सारी चीजें जो है जो यहाँ पे अगर पार्टी में फूट पड़ गई तो वो बहुत बड़ा नुकसान जो है शिवसेना को हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना यहाँ की एक क्षेत्रीय पार्टी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस सभी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र की सियासत पर आप नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक